देखिए, स्टेट कैबिनेट की बैठक और उसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी हो रही है, वो हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल आपको देखिए मिनिस्टर्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज बैठक रही। सीएम मजूलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सीएमओ में मजूलाल कैबिनेट की बैठक हुई है। और यहाँ पर कौन कौन मौजूद है अगर उसकी बात कर ली जाए तो देखिए डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। श्री मजूलाल शर्मा जी के अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसी कड़ी में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ आज आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय विधि मंत्री जोगाराम पटेल जी, आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री और उद्योग खेल युवा मामला राज्य मंत्री श्री के विष्णु जी हमारे बीच में। मैं आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए विधेयक लाने, राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 लाने, ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति ढांचे को मजबूत बनाने के लिए नीति लाने, सैनिक कल्याण, कार्मिक कल्याण और रोजगार एवं पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले आज हमारे इस मंत्रिमंडल में किए गए। इसमें पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की सशर्त छूट देने का, उसमें हमने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक वार्डनी के पदों को भी राजस्थान अधिशेष एवं मंत्रालयिक सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में सम्मिलित किया गया है। आज कैबिनेट में राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें 2001 में परीक्षा स्कीम नेगेटिव मार्किंग न्यूनतम पासिंग मार्क 40% एवं विस्तृत पाठ्यक्रम संबंधी संशोधन को भी अनुमोदित किया गया है। इस निर्णय से टीएडी विभाग में छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड सेकंड के 254 पद सहित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के कुल 470 पद भरे जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। पहले ये पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाते थे, लेकिन अब पृथक कैडर बनाकर सीधी भर्ती करने से राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और योग्य कर्मियों को के चयन में विभागीय हॉस्टलों व आवासीय विद्यालयों का संचालन और अधिक बेहतर हो सकेगा। आज राजस्थान वन अधिनियम सेवा नियम 2015 में संशोधन हुआ। वन विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में प्रस्तावित संशोधनों को मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे वन रक्षक पद से सहायक वनपाल पद से वनपाल एवं सर्वेयर से कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस संशोधन से विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा, रिक्त पद भरे जा सकेंगे, साथ ही कर्मचारियों का मनोबल भी इससे बढ़ सकेगा। एक और राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार संशोधन नियम 2026 राज्य मंत्रिमंडल ने शासकीय सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति आरक्षण का काल्पनिक लाभ दिनांक 30 जून 2016 से दिए जाने हेतु राजस्थान दिव्यांग अधिकार संशोधन नियम 2026 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया है। ये
निर्णय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा में किए गए वादे की अनुपालना में किया गया, जिससे राज्य के दिव्यांग कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। ये फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों राजीव गुप्ता बनाम भारत संघ एवं एसएस सुधरम प्रकरण और भारत सरकार के कार्मिक विभाग डीओपीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में लिया गया है। राज्य के दिव्यांग पदोन्नति में दिए जा रहे 4% आरक्षण के तहत अब 30 जून 2016 से काल्पनिक लाभ प्रदान किया जा सकेगा। आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं माननीय धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय जोगराम पटेल जी से। मित्रों नमस्कार। हमारे वरिष्ठ साथी राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम जी बैरवा साहब ने आपके समक्ष आज की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इस बैठक में आज और 2-3 मुद्दे जिसके बारे में मेरा आपके सम्मुख कुछ बात रखनी है वो निर्णय लिए गए, जो आने वाले राजस्थान के पर्यावरण को संरक्षित करने, राजस्थान के भविष्य के लिए और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे विषय जो युगों युगों तक प्रभाव रखेंगे, ऐसे 2-3 विषयों पर भी निर्णय लिया गया है। हमारे यहाँ संत महात्माओं ने, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, महाराज श्री राजाराम जी महाराज ने और अन्य संतों ने कहा है, जीव दया पालनी रुख लीलो नहीं घावे, अजर जरे जीवत मरे वे वापस वैकुंठा जावे। गुरु का ही कहना है, जीवों पर दया रखनी चाहिए, हरे वृक्ष को घाव नहीं देना चाहिए और काटना तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित ही संतों ने कहा है। और इसके संबंध में उन्होंने कहा है, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। अगर एक सिर कटने से पेड़ की रक्षा होती है तो भी उसको करना चाहिए, वो सदा जाना चाहिए। इसीलिए आज हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के मामले में अनेक लंबे समय से हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, पर्यावरण प्रेमियों ने ये बार बार कहा है कि हमको वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षों की रक्षा से पर्यावरण की रक्षा होगी और पर्यावरण की रक्षा होने से हमारे प्रदेश में बरसात अधिक होगी, पर्यावरण रक्षा होगी तो वायु संतुलन रहेगा, प्रदेश हर तरह से तरक्की करेगा। इसीलिए आज संत महात्माओं की भावना के अनुसार, पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार और हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज हमने दी राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और ये अनुमोदन के उपरांत, आज के अनुमोदन के उपरांत आगामी विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ माननीय सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार होगा और उसके उपरांत अगर विधानसभा इसे पारित करती है तो नियमानुसार कानून बनाने की प्रक्रिया अंतिम रूप में आएगी। इस बिल का जो कानून बनने जा रहा है का मूल उद्देश्य हमारा कल्प वृक्ष खेजड़ी और हमारा रोइडा, जिसके फूल हमारा प्रदेश का आरक्षित फूल है,
और अन्य पेड़ उनको राज्य पुष्प हमने रोहिड़ा दिया है। बरगद है, पीपल है, लसोड़ा है, तेंदू है, महुआ है, केर है, शिरोजी है। कुल 29 श्रेणियों के पेड़ को आइडेंटिफाई किया है, लिस्टेड किया है, अनुसूची बनाई है, जिनको काटना प्रतिबंधित किया गया है। और अगर कोई बहुत विषम परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों में काटना आवश्यक भी हो तो एक विधिवत परमिशन के प्रावधान बनाए गए हैं और जितने काटे उसे अधिक लगाने के प्रावधान भी बनाए गए हैं। पौधे को लगाना अनिवार्य नहीं, उसको बड़ा करने के भी प्रावधान किए गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे इन वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन और संरक्षण को विशेष बढ़ावा मिले, इसी उद्देश्य से ये दी राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसमें पेड़ को परिभाषित किया है, कौन से पेड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे उसको लिस्ट किया। जैसे मतलब है 29 पेड़ों की श्रेणी बनाई गई है। इसमें पेड़ों को काटने, उखाड़ने, गिराने की पूर्ण प्रभावी रोकथाम रहेगी। और विशेष परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकें, जैव विविधता को बचाने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को भी कम करें। पिछले कैबिनेट में हमने एक नीति को मंजूरी दी है जिसमें हमने कहा है कि जो हमारा वन क्षेत्र है, शायद तीनों ही तरह के वन क्षेत्र है, वो तो फिक्स एरिया है, चाहे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है या रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया है या नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है, वो तो। लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान में और फॉरेस्ट बढ़े, इसीलिए खेतों की मार्ग पर, खाली स्थानों पर, स्कूल के ग्राउंड के चारों तरफ ऐसी नीति पिछली बार जिसका हमने उल्लेख आपके सामने किया था, पेड़ लगाने का कम किया। और इसमें ये उद्देश्य मूल यही है कि हमारा वन क्षेत्र, जो वन हमारा आरक्षित है, उससे अलावा भी वन क्षेत्र बढ़े। और इसमें गैर वन भूमि को ये लागू है। ये जो एक्ट है, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, उस पर लागू नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट एक्ट हमारा लागू है। ये अदर देन फॉरेस्ट एरिया के लिए लागू होगा। और इसमें जवाबदेही तय की गई है। अगर अपराध प्रमाणित होता है तो संज्ञेय और जमानती अपराध है। और दोषित पाए जाने पर, अगर पूरी प्रक्रिया के उपरांत दोषित पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 वर्ष की सजा या दोनों ही, ये सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि 500 मीटर के प्लॉट को छोड़कर उस पर ये कानून लागू होगा। और अगर किसी व्यक्ति को पेड़ काटना किसी परिस्थितियों से जरूरी है तो वो अनुमति के लिए एक सक्षम अधिकारी में आवेदन करेगा। सक्षम अधिकारी उसकी जांच करेगा, उसकी जेन्युइननेस की जांच करेगा और जांच के उपरांत उसको अनुमति देगा। उसमें शर्त ये रहेगी कि 10% वो पेड़ और लगावे। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पेड़ लगाने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरा छोटा एरिया है, तो उसकी कोई कॉस्ट हमारा प्राधिकारी अधिकारी तय करेगा, वो कॉस्ट सरकार में जमा कराएगा और सरकार उस पैसे को पेड़ पौधे लगाने, पेड़ बनाने के ही काम में लेगी। ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं। और बिना अनुमति के या नियमों के विपरीत जाकर उसको गिराएगा, काटेगा, तोड़ेगा, उखाड़ेगा, तो वो जो प्रावधान ऊपर बताए गए हैं वो लागू हो जाएंगे और उसके लिए वो एक दोषी होगा, और दोषी होगा तो वो सजा के प्रावधान लागू हो जाएंगे। अनुमति लेने हेतु प्राधिकारी अधिकारी मुखर होगा, विधिवत अनुमति प्राप्त होगी। और अनुमति नहीं मिलती है, वो असंतुष्ट होता है तो उसको अपील का अधिकार है। और यदि अनुमति से कोई असंतुष्ट है तो भी उसको अधिकार है। और दोषी के विरुद्ध अगर वो अपना कोई उपचार करना चाहता है, वो कहता मेरा दोषी गलत किया है, सजा मुझे गलत दी है, तो उसका उपचार है। और ये सभी
एक विधिवत प्रक्रिया के तहत संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के साथ संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान न करते हुए ये कानून बनाया गया है। ग्रामीण और आदिवासी जीवन में वृक्षों का जो महत्व है उसमें आप सब बखूबी मालूम है। इसमें औषधीय भी है, वाणिज्यिक पेड़ भी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पेड़ ही है। खेजड़ी के लिए लूंग उतना ही महत्वपूर्ण है, खेजड़ी से निकलने वाली हमारा कैर सांगरी उतनी महत्वपूर्ण है, हमारा कैर से निकलने वाला कैर भी उतना ही महत्वपूर्ण है और अन्य पेड़ से वो भी हमारी वाणिज्यिक फसलें भी देता है और सामाजिक समरसता की समझ भी देता है। और इन सबों का प्रभाव ये होगा कि हमारा जो मरुस्थलीय अंचल के निवासी है, राजस्थान के निवासी है, उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगी। और ये रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष हमारा खेजड़ी है और युगों से हमारा ये जीवनदायिनी रही है और जीवन का वृक्ष है। इसको पूर्व में अनेक लोगों ने अपने शरीर का त्याग भी किया है, शहीद भी हुए। मां अमृता देवी जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उन्होंने उनके साथ 362 लोगों ने, वो इसके समय 363 होते हैं, इनके साथ 362 लोगों ने, कुल मिलाकर 363 शहीदों ने अपना जीवन त्याग दिया था खेजड़ी की रक्षार्थ। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि हमें इन्हें बचाना चाहिए और हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी इसी को माना भी गया, संरक्षण भी किया गया। संरक्षण की 500 साल पुरानी हमारी विरासत भी है और हमारे सरकार का एक परम कर्तव्य भी है कि हम ऐसे कानून को लागू करें। और मरुस्थली के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है हमारे पेड़, मरुस्थल को बढ़ाने से, रोकने से। और मिट्टी का प्राकृतिक पोषण भी ये करते हैं। जहाँ खेजड़ी होती है, मित्रों मैं आपकी जानकारी बताऊं, वहाँ सामान्य खेत से खेजड़ी के नीचे जितनी छाया में रहता है वो डबल क्रॉप होती है, वहाँ डीओपी यूरिया की जरूरत नहीं होती है। खेजड़ी के छोटे छोटे पत्ते गिरते हैं, वहाँ फसल डबल होती है। ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए, किसान के लिए, हमारे के लिए भी, जलवायु परिवर्तन के लिए भी और रेगिस्तान को रखाने के लिए भी जरूरी है। और इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी जो ये विरासत है, हमारा जो ये संतों का संदेश है, हमारे जो ये मान के चलते हैं कि खेजड़ी यानी पेड़, रोइडा, कैन जो लिस्टेड किए गए हैं, वो हमारे पर्यावरण की रक्षार्थ, हमारे साधु संतों की भावना के अनुरूप, पर्यावरण प्रेमियों के अनुरूप ये बनाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य में ये राजस्थान के सर्वांगीण विकास में बहुत बहुउपयोगी होगा। मित्रों, दूसरा जो कानून है वो कानून भी अति महत्वपूर्ण है, वो है दी राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, जिसका काफी समय से आप लोग अपने इच्छानुसार प्रश्न करते रहते। और ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड हो, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया था और उनकी भावना थी। और उनकी भावना के अनुसार ही हमने इस बिल को आज मंजूरी दी है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो मैं आपके सामने निवेदन करूं। इसमें मुख्य रूप से विवाह विच्छेद, जिसको तलाक बोलते हैं, डाइवोर्स बोलते हैं, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। और इसी मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप और हमारा जो एक संकल्प है
एक प्रदेश एक कानून उस अवधारणा को भी पूर्ति करता है। इस विधेयक के प्रावधान उन वर्गों पर लागू नहीं होंगे जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के जो कस्टम है, जो रिकॉग्नाइज है, उस पर लागू नहीं होंगे। इस एक्ट को बनाने के लिए, जैसी आपको जानकारी है, पूर्व में मैंने आपसे निवेदन किया था, उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्रीमती रजना देसाई की अध्यक्षता में एक हाई पावर लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनी थी और उस कमेटी की सिफारिशों को और अन्य प्रदेशों में, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे गुजरात है, वो आसाम है, वहां जो ऐसे कानून बने उन सब का विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस कानून को राजस्थान समान सिविल संहिता का बिल आज मंत्रिमंडल ने माननीय भजनलाल जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग उसमें मंजूर किया गया है। समिति ने संभाग स्तर पर इसके लिए व्यापक सुनवाई की, आम जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, कानून विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया और करीब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने अपने विचार भेजे, कमेंट्स भेजे और उन सबको कंसीडर करने के उपरांत ये बिल को बनाया है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं एवं रीति रिवाजों जैसे सप्तपदी, आप सब परिचित होंगे, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि के अनुसार विभिन्न संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंधों की शुरुआत तथा उसके समापन की लिखित सूचना रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। विवाह या तलाक के परिजन का ज्ञापन, उसका एप्लीकेशन मेमोरेंडम 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करना होगा। जब एप्लीकेशन 15 उसको डिसाइड करना होगा और कारण बताते हुए एप्लीकेशन अगर अलाउ नहीं हो रही है तो कारण बताते हुए उसका ऑर्डर होगा, उसका खारिज किया जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन खारिज करने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के सक्षम अपील की जा सके कि उसे एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो उस आदेश से असंतुष्ट है तो उसका निस्तारण भी अपीलेट कोर्ट द्वारा 60 दिनों के भीतर किया जाएगा। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि केवल पंजीकरण न होने या देरी मात्र से कोई भी विवाह अमान्य नहीं हो जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक इंटरप्राइजेज या स्थानीय निकाय के नियोक्ता अपनी सेवा अभिलेखों कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति में बदलाव केवल अधिकृत विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही होगा। अपने सर्विस में जो डॉक्यूमेंट देते हैं, सर्विस में उत्तराधिकार का लिखते हैं, सर्विस अपने स्पाउस बताते हैं, अपनी इनकम बताते हैं, तो जो रजिस्टर्ड मैरिज है वो ही मान्य माना जाएगा। पंजीकरण न कराने पर इसके थोड़े सख्त प्रावधान किए गए हैं। 10,000 रुपये तक का पेनल्टी नोटिस मिलने के बाद और अनदेखी करने पर 25,000 तक का जुर्माना लगाने के भी प्रावधान किए गए हैं। जानबूझकर पंजीकरण प्रक्रिया में देरी या उपेक्षा करने वाले रजिस्ट्रार पर या जनरल पर भी पेनल्टी के प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में विवाह के पश्चात उत्पन्न विवादों को निपटारे के लिए स्पष्ट एक न्यायिक प्रक्रिया तय की, जुडिशियल फॉर्म तय किया गया, ताकि कोई ये नहीं कहे कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है या मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत उसका निस्तारण होगा। संहिता में नियमों के उल्लंघन, जबरन, धोखे से ली गई सहमति या नपुंसकता अन्य कारणों के आधार पर न्यायालय द्वारा विवाह को शून्य या अकृत घोषित करने के स्पष्ट प्रावधान किए गए, जो पहले भी प्रावधान थे। इसके अलावा इस प्रस्तावित कानून में जो हमारी संहिता आ रही है, राजस्थान
समान सिविल संहिता, इसमें यदि किसी व्यक्ति को बिना वसीयत बनाए, क्योंकि उत्तराधिकार के संबंध में भी नहीं बनाए गए, प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के संबंध में भी, विवाह के संबंध में बनाए गए हैं, हस्तांतरण निर्धारित प्राथमिकता क्रम में अनुसार किया जाएगा, जिसमें 3 श्रेणियां निर्धारित की गई है। प्रथम श्रेणी में जीवित पति पत्नी, जीवित बच्चों, मृत बच्चों के पति पत्नी एवं बच्चों के माता पिता को रखा गया है। कई कानूनों में पिता को अधिकार नहीं मिलता था, इस कानून से पिता को भी अधिकार मिलेगा। फर्स्ट डिग्री हेयर्स को आप अच्छे से जानते हैं, उसके साथ पिता नहीं थे, अब उसके पिता भी जोड़ा गया है। दूसरी श्रेणी में सौतेली माता पिता, भाई बहन, दिवंगत भाई बहन के पति पत्नी एवं बच्चों माता पिता के भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी को भी रखा गया है, सेकेंड डिग्री के है। और अन्य श्रेणियों में या अन्य श्रेणी में 2 श्रेणियों के अलावा अन्य रिश्तेदारों को रखा गया। अगर पहली और सेकेंड डिग्री का कोई नहीं है तो उसकी संपत्ति अन्य श्रेणी डिफाइन उसमें जाएगी। ये इन श्रेणियों में कोई कानूनी उत्तराधिकार नहीं मिलता है तो संपत्ति राजगामी हो जाएगी, लेकिन सरकार को संपत्ति जुड़ी सभी देनदारियों दायित्वों के अधीन होगी। इसको आप समझ पाएंगे। सपोज कोई उत्तराधिकार है ही नहीं तो राजगामी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी का जो कोई बकाया है वो सरकार को देना होगा। मृत्यु के समय, ये जो विशेष प्रावधान है इसमें, मृत्यु के समय गर्भ में मौजूद शिशु जो बाद में जीवित जन्मा हो को भी उत्तराधिकार का पूरा अधिकार इस कानून में दिया गया है। मित्रों, ये एक बहुत ही चेंजिंग सर्कमस्टांस में ये कानून आया है। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 में समान नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के प्रावधान बनाए थे। ये कोई फर्स्ट टाइम कंसेप्ट नहीं आया। भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ये सभी सरकारों से संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी। इसके उद्देश्य को पूरा करने हेतु ही इधर राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक आज जो हमारा बिल है वो मंजूर हुआ है। इतना ही नहीं, इसमें मुख्य रूप से जो बिंदु रहेंगे ऑन कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, विवाह का अन्य पंजीकरण किया जाना, बहु विवाह पर प्रतिबंध का प्रावधान किया जाना, विवाह योग्य आयु सीमा निर्धारित की गई है। पुरुष को लिए 21 वर्ष तथा महिला के लिए 18 वर्ष आयु निर्धारित किए जाने का प्रावधान किया गया है। विवाह संपन्न करने के लिए अपनाए जाने वाले रीति रिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठानों को मान्यता दी गई है। प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुसार विवाह संपन्न कराने का अधिकार होगा। विवाह विच्छेद और तलाक के संबंध में न्यायालय विवाह विच्छेद एवं प्रतिबंध रहेगा, अर्थात विवाह विच्छेद न्यायालय के आदेश से ही हो सकेगा। विधिवत विवाह विच्छेद पश्चात पुनर्विवाह का अधिकार किसी भी शर्त के बिना, जिसमें कतिपय कुरीतियां भी सम्मिलित है, प्राप्त होगा। भरण पोषण के संबंध में भी इसमें प्रावधान किया गया है। वैवाहिक जीवन से उत्पन्न भरण पोषण संबंधित आदेश देते समय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच पूर्व में हुए समझौतों को मान्य रखा जाएगा। इललेजिटिमेट चाइल्ड को भी इसमें भरण पोषण का राइट दिया गया है, पहले नहीं था, हमारे जो कानून थे उसमें नहीं था। उत्तराधिकार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए पुत्र पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान किए गए। अनेक कानूनों में पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार नहीं थे। एक कानून में भाई को बहन से डबल मिलेगा, ये कानून था। एक कानून में अगर पिता की मौजूदगी में बेटे का देहांत हो जाता है तो पुत्र को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ये भी कानून था। ये सारे अब खत्म हो गए हैं। इसी प्रकार लव इन रिलेशन के संबंध में मैंने जो आपको बताया, उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको भी उत्तराधिकार में अधिकार दिए गए हैं। ये मोटे मोटे तौर पर इस बिल में प्रावधान किए गए हैं और इस बिल के आधार पर अब मैं भविष्य में कह सकता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं की और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार जो लिंग भेद
समान अधिकार में भेद, उत्तराधिकार में भेद क्या था, इसको अब समाप्त हो जाएगा। बाल कल्याण पर इसमें विशेष जोर दिया गया है और प्रमुख रूप से जो हमारी कस्टम है, जो रिकॉग्नाइज्ड है, उसको इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। जो कानून के अनुसार है, विवाह और विवाह के संबंध में जो हमारे जो आजकल जो कानून है, जो अभी प्रचलित कानून है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। ये मोटे मोटे रूप से ये हमारा जो आज की तारीख में जो कमिटी ने, आज हमारी मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है, और राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, ये राजस्थान चौथा राज्य है जिसने आज मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा में ये कानून आएगा। इसके अलावा राजस्थान में जो हमारे वन अधिनियम सेवा के नियम बने हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान रह गए थे जिसमें प्रमोशन का अधिकार नहीं मिल रहा था। वन विभाग में अधिनियम कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में वर्दी के अवसर किए गए हैं और इस संबंध में भी प्रावधान बनाए गए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि ये सभी आज के प्रावधान, आज के जो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, वो राजस्थान के इतिहास में परिवर्तन लाने, नागरिकों को समान अधिकार देने, संविधान निर्माताओं को भावनाओं का कद्र करने, हमारे साधु संतों की भावना और पर्यावरण प्रेमियों की रक्षा का दूर करने, और साथ ही साथ हम सब राजस्थान के सर्वांगीण विकास में सहभागी कैसे बने, इसको ध्यान में रखते हुए अब मेरा अनुरोध रहेगा हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब से कि अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं मंत्रिमंडल की आज की बैठक में, उसकी जानकारी आदरणीय कन्हैयालाल जी आपको देंगे। हर घर नल पूछने का जो महत्वपूर्ण निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लिया था, और उसमें 2020 में किस तरह से सब लाइनें डल जाएगी, सब हो जाएगा, बाकी इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे होगा, इसके लिए कुछ नियम बनाए थे। उसमें एक कमेटी बनी थी, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, ग्राम जल स्वच्छता समिति। बाकी जब काम हमारा गति से चल रहा था, जहां जहां काम खत्म हुए, जब इस समिति ने जब काम करने की तो उसके पास में, क्योंकि बाहर बड़ी पाइपलाइन लाना, गांव के बाहर लाके छोड़ना, अंदर का पूरा सिस्टम इस समिति के पास में था। बाकी इसके पास में चलाने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, किस तरह से उसमें मेंटेनेंस आएगा, कौन पंप खोलेगा, कैसे इसको रेगुलर करेंगे, पैसे की वजह से एक ये बहुत बड़ा इशू था। और इसमें जब काम चलते चलते 2024 तक इसको कंप्लीट करना था, बाकी ये काफी समय से ये पॉलिसी अटकी हुई थी। और उसके पीछे जब जल जीवन मिशन 2 जब चालू हुआ, उसमें केंद्र सरकार ने कई ऐसे लगभग 19 से ज्यादा बिंदु रखे जिसमें पूरे देश में सभी राज्यों को समान रूप से इस पॉलिसी को लागू करना था। और इसमें जो अब हमने प्रावधान किया है, जो आज मंत्रिमंडल केंद्र इसका समिति ने अनुमोदन किया है, मंत्रिमंडलीय समिति ने, उसमें मुख्य उद्देश्य है कि रेगुलर पानी मिले। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग 1 करोड़ 3 लाख घरों में जो पेयजल जाएगी, लगभग हमारा 63 लाख कनेक्शन 63 हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं आने वाले हम 2028-29 तक हम पूरा करेंगे। बाकी चले कैसे, बिजली का रेगुलर बिल कैसे आए, सब अलग राज्यों में जाके जैसे जैसे जहाँ जहाँ किस तरह से काम चल रहा था, हमने वहां से उनका भी लिया, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन उसको भी इसमें प्रावधान लिया। अब हम
जो विलेज सैनिटेशन वाटर सैनिटेशन कमेटी जो बनेगी उसको ग्राम के साथ साथ एक ग्राम पंचायत की भी बनेगी, उसके बाद में 6 ग्राम पंचायतों 5 से 6 ग्राम पंचायतों मिला के एक क्लस्टर भी बनाएंगे। उस क्लस्टर पे हम लगभग हर क्लस्टर पे एक टेक्निकल आदमी जिसकी हम संविदा पे भर्ती कर रहे हैं, ITI होल्डर हो, उसको हम रखेंगे। उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे जो भी SDM रहेगा इस कमेटी का वो भी देखेगा ब्लॉक पे कि इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही नहीं हो रही है। फिर जिले के लेवल पे जिला कलेक्टर इसको देखेगा और स्टेट लेवल पे CS और इसके साथ में जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो सीनियर IAS होगा वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा। इसको संचालन कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए काफी कुछ हमने प्रावधान किया। मेन इसमें कुछ पैसा, क्योंकि सभी स्टेट का जब अध्ययन किया तो वहां पे अगर पूरा का पूरा पैसा अगर इसको बिजली का और इसको संचालन करने का अगर दे तो प्रति परिवार प्रति कनेक्शन 450 रुपये आता था। हमने इसमें अलग अलग किया। अगर हम स्टेट फाइनेंस कमीशन केंद्रीय वित्त पोषण का जो भी पैसा था उनसे अगर जो पेयजल और स्वच्छता के जो पैसे में से अगर हम लेंगे तो अगर हम 50 रुपए भी लेंगे तो भी बाकी पैसा हम वहां से रिकवर करेंगे। ये सारा इसमें प्रावधान किया। इसके साथ साथ इसको रेगुलर चलाने के लिए हमने VV राम जी जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास के लिए जो घटक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है उसके अंदर हमने इसका मेंटेनेंस से लेके इसको मिस्टोल वर्क इसको चलाने के लिए और मटेरियल कंपोनेंट जो आएगा VV राम जी में उसका भी हम इसमें पाइप का रिप्लेसमेंट लेके वो सारे प्रावधान हमने लिए हैं। और जब ये समिति को जब ये पूरे अधिकार मिल जाएंगे, अगर कोई इलीगल कनेक्शन करता है तो समिति को अधिकार होगा कि वो पहले उसको गांव की समिति उसके ऊपर पेनल्टी लगाए। पेनल्टी से भी दोबारा वापस इलीगल कनेक्शन करता है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है सिस्टम को चलाने में, कहीं ना कहीं इलीगल कनेक्शन की वजह से जो पानी हमें नाप से मिलता है, किसी भी सोर्स से हम पानी उठाते तो प्रति व्यक्ति 55 लीटर के हिसाब से लेते हुए रास्ते के अंदर कहीं ना कहीं इलीगल कनेक्शन से प्रॉपर जा नहीं पाता। जब ये समिति पूरी मॉनिटरिंग करेगी और मेरी व्यक्तिगत राय है, कई जगह लोग चाहते हैं कि 50 रुपए भी नहीं लो, बाकी अगर हम 50 रुपए लेंगे, ये डिसीजन हम सब कमेटी के अंदर भी रखा है। बाकी मैं जब नियम बनेंगे तो मैं जिस तरह से सभी राज्यों के अंदर जो पैसा लेते हैं कहेंगे कि 50 रुपए कम से कम ले, कि उस व्यक्ति को जब पानी मिलेगा कोई दूसरा चोरी कर रहा है तो वो भी उसकी शिकायत करेगा। 50 जब एक व्यक्ति महीने के अंदर 2000 रुपए का पानी का टैंकर डलाता है तो 50 रुपए उसके लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जिस बाकी उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और उसको क्वालिटी और क्वांटिटी का पूरा पानी समय पे मिलेगा। इस समिति के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने इलीगल कनेक्शन से बार बार रोका और नहीं माना, उसके बाद में उसके लिए वो खुद समिति वाले जाके उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा सकती है। हमने इसमें प्रावधान जो लेके आए इसमें लेके आए। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रामीण पेयजल के लिए जो काफी समय से इसमें फाइनेंस विभाग से पंचायत राज विभाग से सभी जगह से इसको पूरा परीक्षण करने के बाद में ये समिति का आज अनुमोदन हुआ है। इसके बहुत जल्दी हम इसको लागू करेंगे। साथ ही आज सबसे बड़ी जो राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक जो शहीद हो गए थे 1971-72 के युद्ध के अंदर, भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके अंदर लगभग 326 सैनिक शहीद हो गए थे। बाकी कुछ सैनिक ऐसे थे जिनका चोट लगने की वजह से या घायल होने की वजह से उस वक्त जो इन्होंने जो गाइडलाइन जो तय करी थी, ये तय करी थी 1 जनवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1972 के बीच को वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये इन लोगों को नहीं लिया था। पहले की जो गाइडलाइन थी इनकी 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 1972 किया। इसमें जो पहले था 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 के बीच में था। तो साल भर में जो भी उस कैजुअलिटी की वजह से जिनकी डेथ हुई थी उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। उसमें लगभग 35 से ज्यादा ऐसे मृत सैनिक थे, उनके परिवार को नौकरी देने का इसमें हमने प्रावधान किया। आज मंत्रिमंडल समिति ने इसका अनुमोदन किया। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान जो एक महत्वपूर्ण राजस्थान को विकसित बनाने का जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के जो MOU किए थे,
किस तरह से हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, किस तरह से यहाँ पे इसके लिए आज लगभग 2-3 ऐसे हैं जिनको हमने जमीन अलॉटमेंट की। इसमें मेन सीमेंट उद्योग जो एक बहुत राजस्थान में सबसे ज्यादा मिनरल सीमेंट का मिलता है, इसके लिए हमने मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर के ग्राम पारेवर में करीब 306 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि के आवंटन की मंजूरी आज इस कैबिनेट की बैठक में दी है। इसके साथ ही अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी जहाँ सोलर के लिए इसमें भी अलग अलग परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन की आज इसमें अनुमोदन किया। और सबसे महत्वपूर्ण पेयजल की किस तरह से इसको संरक्षित करें, किस तरह से इसके लिए तो जोधपुर पेयजल तो इसका जलाशय निर्माण हुआ था पहले, तब इसके लिए जो भी जमीन थी वहां पे काश्तकारों की उसको गवर्नमेंट के नाम आवंटन कर दिया था, बाकी इनको दूसरी जगह पे जमीन नहीं दिया था। आज इस मंत्रिमंडलीय समिति में लगभग 21 गैर खातादार काश्तकार है जिनको दूसरी जगह जमीन देने का आज इसमें निर्णय लिया, जिससे उनका, क्योंकि ये पानी जैसे महत्वपूर्ण के लिए उन्होंने अपनी जमीन दे दी, बाकी वो काफी समय से वो इस चीज के लिए सरकार के पास जाते थे, अपने निवेदन करते थे। बाकी आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, पूरी टीम को, कि उन्होंने आज उन काश्तकारों के हित के लिए उनको जमीन आवंटन का फैसला लिया। इसकी वजह से आने वाले समय में जितना भी पानी जो एक्स्ट्रा पानी जो आएगा उसको हम स्टोर भी कर पाएंगे। स्टोर के साथ साथ जब बारिश के पानी में जब बहुत दिक्कत आती, इस बार जब हमने नहरबंदी की थी तो हमारे पास एस्केप चैनल का नहीं होने की वजह से हमारा नहरबंदी में बहुत तकलीफ आई थी। हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्वायर मिलेगा, इसके लिए भी आज हमारी समिति ने इसका अनुमोदन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि कोई इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो। भाई साहब, जो यूसीसी वाला आपने बताया, हालांकि पूरा विस्तार से उसमें जानकारी दी है, आदिवासी समाज के अलावा और कोई ऐसा समाज जिसको इससे अलग रखा गया है? जिन समाजों में मान्यता प्राप्त रूढ़िवादिता है, कस्टम है, जो रिकॉग्नाइज है, उसको इसमें अलग रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ प्रोमिजेशन होता है, राजा की संपत्ति का उत्तराधिकार के नियम अलग है और हमारे आपके उत्तराधिकार के नियम अलग है, तो उसको इसमें प्रोटेक्ट किया गया। राजा की संपत्ति का बंटवारा होने पर स्टेट बढ़ जाती है, वो राजा का उत्तराधिकार नियम जो हमारे हैं, जिसमें मान्य न्यायालयों ने भी उसको मान्यता दी है, संविधान ने भी दी है, इसमें भी उसको अलग रखा है। और ट्रीज प्रोटेक्शन जो बिल है, क्या इसी सत्र में विधानसभा में रखेंगे आप? पूरी संभावना इसी सत्र में हमारे द्वारा प्रस्तुत करने की है। प्रस्तुत होने के बाद विधानसभा का कार्रवाई होती है और उससे पहले हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी निर्णय करती है, और चूँकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमारी जो बीएससी है वो इसे बिल को इस कार्यसूची में लेगी और विधानसभा में पेश करेगी। माननीय सदस्यगण को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, उसके बाद ये बिल विधानसभा में पारित होगा। भाई साहब, इससे ये नहीं लगता क्या पटेल साहब, एक मिनट ऋतुराज जी, विधानसभा में बिल पारित करना और बिल प्रस्तुत करना ये विधानसभा का विषय है, और आचार संहिता से मेरा जहाँ तक ध्यान है प्रभावित नहीं होते हैं। आचार संहिता लग जाएगी संभावना। 19 तारीख को आपकी असेंबली 20 तारीख से शुरू हो रही है, और तो ये जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो क्या आप विधानसभा को लंबा चलाएंगे या आपका जो सत्र है वो संक्षिप्त होगा? हमारी विधानसभा का कितना सत्र चलेगा ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, और उसके अलावा मैं खुद नहीं कह सकता, क्योंकि जो बिजनेस एडवाइजरी तय करेगी उतने ही दिन चलेगा। भाई साहब, ये आपने इसमें प्रावधान किया है लिविंग रिलेशनशिप वालों को संरक्षण देने का, क्या ऐसे ये नहीं लगता कि अनैतिक गतिविधि को बढ़ावा? संरक्षण देने का नहीं किया है। हाँ वैसा नहीं तो फिर क्या किया है?
यूसीसी बिल में आप जो लाए हैं, एक तो क्या इसमें संतानों का कोई प्रावधान किया गया है कि इससे अधिक संतान नहीं कर पाएंगे? एक कई समाज कई शादियां कर लेते हैं, एक धर्म विशेष में खूब शादियां होती हैं, आप रोक नहीं पाते कई कानून से, तो क्या कोई ऐसा कानून इसमें किया गया है कि इससे अधिक शादी नहीं कर सकते, इससे अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते? वो थोड़ा साफ कर दें। धन्यवाद। बच्चे कितने पैदा करें ये उनका अधिकार है, लेकिन बहुविवाह और बहुपत्नी को प्रतिबंधित किया गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी एक को। सेकंड एक सवाल भाई साहब, वो अलग से बाहर चलने के बाद, वो मेरा छोटा भाई है, उसमें भाई साहब आप यूसीसी कानून को अनिल जी, वन बाई वन हाँ अनिल जी, विवाह रजिस्ट्रेशन अभी हमारे जो कानून है उसमें अलग अलग है, अब सामान्यतः रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। हाँ आप बताइए, एक मिनट। भाई साहब आप यूसीसी का कानून लाने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान को कमजोर करने के लिए बीजेपी ये लेकर आ रही है, राजनीतिक फायदा लेना चाहती है और कोई सरोकार नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसीलिए मैंने संविधान निर्माताओं की भावना और आर्टिकल 44 का कोट किया, जिसमें सभी सरकारों से ये अपेक्षा की गई है कि वो ऐसा कानून लेके आवे। इसीलिए ये आरोप अगर ऐसे हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ वो गलत है, गैर जिम्मेदारान है।